Okay, let's start. A very good afternoon. Good afternoon. तो अभी हम लास्ट पार्ट पे है जो बेसिकली हमने अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पढ़ लिया बेटा. अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के हिसाब से डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, देन अकॉर्डिंगली इट विल बी डिस्चार्ज. डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, then it will be discharged as per the creditor, and neither party makes any appropriation. तो उस केस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये डिस्चार्ज हो जाएगा. उसके बाद हमने देखा कि बेसिकली व्हाट इज असाइनमेंट, ये आपने पढ़ चुके हैं. तो असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, करेक्ट है बात. उसके बाद अगर आप देखते हो वी स्टार्टेड विद रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के हमने टाइप देखे. रेसिप्रोकल प्रॉमिस मीन्स प्रॉमिस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के तीन टाइप है, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड कंकरेंट एंड म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट. करेक्ट है. परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ another party, it is called as mutual and dependent. Performance of the party should be simultaneous, it is mutual and concurrent, and the performance should be as per their own capacity, it is mutual and independent. समझे मेरी बात. तो ये reciprocal promises के हमने तीन टाइप देखे हैं, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट एंड म्यूचुअल एंड कंकरेंट. अब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का लास्ट पार्ट में टच कर रहा हूँ, तो अभी फिर आपका बेसिकली बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा. ओके, तो वहाँ नीचे लिखना है रूल्स रिगार्डिंग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. रूल्स रिगार्डिंग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. रूल्स रिगार्डिंग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. रूल्स रिगार्डिंग व्हाट? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. ओके, सबसे पहले रूल नंबर वन, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस. रूल नंबर वन, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस. देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर मेंशन्ड है तो किस ऑर्डर में परफॉर्म होना चाहिए? जो ऑर्डर मेंशन्ड है. जैसे बिल्डर करता है, फर्स्ट स्लैब डाला तो 1 लाख देना, सेकंड स्लैब डालने के बाद 4 लाख देना, फिर 4 लाख के बाद ये ऑर्डर मेंशन्ड है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5. फिर आपको फर्स्ट टोकन मनी देना है, फिर वो स्लैब करेंगे, फिर फाइनल काम करेंगे, फिर इतना पैसा देना है, फिर एग्रीमेंट का टाइम इतना. सारे स्टेप्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन्ड है, तो उसी ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो ये यहाँ पर क्या बेटा, ऑर्डर इज स्पेसिफाइड. देखो क्या लिखा, वेयर द ऑर्डर to be performed is expressly fixed by the contract, then they must be performed in that order, and where the order is not fixed by the contract, they must be performed in the nature of the transaction. सेकेंड पार्ट नहीं मालूम, पहला पार्ट समझा. अगर ऑर्डर स्पेसिफाइड है तो वही ऑर्डर में परफॉर्म करना है, समझे. और ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या, ये अभी तक हमने समझा नहीं है. करेक्ट है बात. तो उसमें लिखो ऑर्डर में. Point number 1, when the order of performance is fixed, उसी के अंदर पहला क्या है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस. उसके अंदर पॉइंट, when the order of performance is fixed, when the order of performance is fixed, it must be performed in that order. It must be performed in that order. It must be performed in that order. Okay, next point. उसी में, if order is not fixed, if order is not fixed, order is not fixed, it must be performed in the nature of transaction. It must be performed as per the nature of transaction. As per nature of transaction. मतलब क्या?
सिंपल है. जब ऑर्डर फिक्स है तो वो ऑर्डर, ये तो बहुत ही ईजी हो गया. बट ऑर्डर फिक्स नहीं है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब लोन लेना, बैंक से लोन लेना. तो बैंक के लोन में पहला लोन मिलके प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं या पहले प्रॉपर्टी गिरवी करके फिर लोन लेते हैं? पहले प्रॉपर्टी देना पड़ता है फिर. तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? मेंशन करने की जरूरत है क्या? नहीं. नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से पहला हमेशा प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज करना है और मॉर्गेज करने के बाद ही आप बेसिकली क्या होगा बेटा, उसका क्या करेंगे आप? एक तरीके से प्रॉपर्टी का लोन आपको मिलेगा. कौन सा ऐसा बैंक है पहला लोन लेके जाओ 1 करोड़ बाद में प्रॉपर्टी देना? ऐसा होता है क्या? नहीं. तो इट शुड बी परफॉर्म्ड इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. सिंपल बात हो गई, करेक्ट है. तो एग्जाम्पल लिखो उधर. एग्जाम्पल में लिखना, इफ लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक, इफ लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक, then as per nature of transaction, first property is kept as security. As per nature of transaction, first property is kept as security. Property is kept as security and then the loan is disbursed. Then the loan is disbursed. Then the loan is disbursed. D-I-S-B-U-R-S-E-D. D-I-S-B-U-R-S-E-D. Disbursed मतलब distributed. पहला प्रॉपर्टी रखेंगे फिर स्टेप नंबर 2 रहेगा. अच्छा, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का क्या रूल है? अगर एग्जाम्पल कैश ऑन डिलीवरी, अमेजोन वाला आया, बोले सर ये प्रोडक्ट लाए पैसा दो. आप प्रोडक्ट ले रहे बट पैसा नहीं दे रहे, कैन यू टेल भाई गुड्स वापस दो? आप पैसा दे रहे बट वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा, कैन यू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? यस. अगर एक पार्टी परफॉर्म करने से मना कर रहा है तो दूसरा पार्टी भी परफॉर्म करने से मना कर सकता है, बिकॉज दोनों पार्टी को अपना अपना काम साइमल्टेनियसली करना है. समझे मेरी बात? आपने स्टेशनरी से पेन लिया, अब पैसे नहीं दे रहे, कैन यू टेक बैक द पेन? यस. आपने पैसे दिए बट पेन नहीं ले रहे, कैन यू टेक बैक द मनी? यस. बिकॉज वन इज नॉट रेडी टू परफॉर्म, देन अदर कैन ऑल्सो डिनाई परफॉर्मेंस. समझे मेरी बात? तो ये रूल रिगार्डिंग किसका हो गया? साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस. देखो एक क्या रूल है, देखो, वेयर देयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस to be simultaneously performed, the promisor need not perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform the reciprocal promise. जो promiser है वो अपना promise नहीं करेगा, पूरा नहीं करेगा जब तक promisee भी अपने promise को पूरा करने को ready नहीं है. Are you able to understand? Cash on delivery, correct है. तो नीचे इतना second rule, rules regarding simultaneous performance. Rules regarding simultaneous performance. Rules regarding simultaneous performance. लिख रहे हो? ओके, उसमें लिखना डैश करके. The promisor need not perform his promise. Promisor need not perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his promise. Unless the promisor need not perform his promise. Promisor, repeat कर रहा हूँ मैं. Promisor need not perform his promise unless the promisee, गुस्सा नहीं, वापस रिपीट करो. ओके. द promisor need not perform his promise. वो पीपी चल रहा ना, promisor perform promise. The promisor need not perform his promise
unless the promisee is ready and willing to perform his promise. Unless promisee is ready and willing to perform his promise. Unless promisee is ready and willing to perform his promise. देखो रीटा बबीता जो भी है एग्जाम्पल है, अरे गीता बबीता नहीं है, चलो सुनो मेरी बात. सपोज रीटा एंड बबीता कॉन्ट्रैक्ट दैट रीटा शल, हाँ बीटा है, मैं गीता बबीता बोलने जा रहा था, इसे सुनो मेरा. रीटा एंड बीटा कॉन्ट्रैक्ट्स दैट रीटा शल डिलीवर द गुड्स टू बीटा टू बी पेड फॉर बाय बीटा ऑन डिलीवरी. काय समझ में आया? बाबा जी का ठिल्लो. समझो मेरी बात. रीटा एंड बीटा कॉन्ट्रैक्ट दैट रीटा शल डिलीवर द गुड्स टू बीटा टू बी पेड बाय बीटा ऑन डिलीवरी. गुड्स देकर पैसा ले, कैश ऑन डिलीवरी. Now Rita need not deliver the goods unless Beta is ready and willing to pay for the goods, and Beta need not pay for the goods unless Rita is ready and willing to deliver them on. नहीं समझे क्या? कितने लोगों को नहीं समझा बेटा? हाँ तो 2 मिनट शांति से रीड करो, रीड करो. रीटा बीटा नहीं खेलते बैठना है, जल्दी. रीड करो, रीड करो. नहीं दिख रहा आपको? पढ़ रहे हो ना बेटा? अच्छा, कल टेस्ट की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है. ये वीक बोला था, अब तो फ्राइडे सैटरडे आ गया, तो टेस्ट की पूरी संभावना है बेटा. कल आपको पहुंचना है 1:15 पे टेस्ट स्टार्ट होगा. 1:20 पे भी स्टार्ट हो सकता है, और 1:15 तक आना है. 1 बजे नहीं आना है कल, ठीक है? यू हैव टू कम 15 मिनट्स लेट. वैसे भी आप जल्दी आ रहे हो, लेट आ रहे हो, जो भी हो, बट कल 1:15 पे पहुंच के रखना है. 5-10 मिनट टेस्ट स्टार्ट करेंगे, 2:15 तक टेस्ट रहेगा. संतोष सर आपके सुपरवाइजर रहेंगे और वो कुछ बोलेंगे नहीं आपको, बट अगर कोई भी टेस्ट में पीछे से मुझे बताएगा इसने कॉपी किया, उसने कॉपी किया, हो सकता है. ठीक है ना बात? और इस बार सच्ची में गोली लगाएंगे. हो गया क्या? रीटा बीटा गीता बबीता हो गया. नेक्स्ट थर्ड रूल. पहला रूल क्या था? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस. ऑर्डर मेंशन है तो वही ऑर्डर में परफॉर्म होना चाहिए, बट ऑर्डर मेंशन नहीं है तो नेचर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से परफॉर्म होना चाहिए. दूसरा क्या देखा आपने कि साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस. एक परफॉर्म करने से मना कर रहा है तो दूसरा भी परफॉर्म करने से मना कर सकता है. सिंपल बात है. थर्ड लिखना, इफेक्ट ऑफ, थर्ड रूल है इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का थर्ड रूल. पहला रूल क्या था? ऑर्डर. दूसरा क्या है बेटा? साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस. अब तीसरा रूल चल रहा है, करेक्ट है? किसके रूल्स चल रहे बेटा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस. पहला रूल किस बारे में था? ऑर्डर के बारे में. ऑर्डर मेंशन है तो किस ऑर्डर में परफॉर्म करेंगे? मेंशन्ड ऑर्डर में. और ऑर्डर नहीं है तो नेचर. सेकंड क्या पढ़ रहे हम? साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस. जब साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो अगर एक पार्टी परफॉर्म करने से मना कर रहा है तो दूसरा भी परफॉर्म करने से मना कर सकता है. समझे मेरी बात? ये हो गया दूसरा. अब मैं तीसरा बोल रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस. इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस in case of mutual and dependent promises. कौन सा प्रॉमिस है बेटा?
म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। सुनो मेरी बात, जब तक क्लाइंट्स मुझे रिकॉर्ड नहीं देगा कैन आई डू द अकाउंटिंग? तो माई परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन क्लाइंट्स परफॉर्मेंस। अभी कल लास्ट डेट है, 31 अगस्त ड्यू डेट है इनकम टैक्स का, इसलिए तो मैं आपको टेस्ट इसलिए रखा, पहले से एडवांस नोटिस दे के प्लानिंग पूरे वीक का रहता है बेटा। यहाँ से मेरे को कितने बजे कहाँ जाना है मेरे को मालूम है, समझे मेरी बात? तो अभी एक तरीके से समझो कि अब लास्ट मोमेंट पे क्लाइंट आ रहा है, अल्लाह सब नहीं होगा, पेनल्टी भरो, मैं मेरे जो ऑफिस आवर्स है इसमें काम हो रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा बैठने वाला हूँ नहीं। आई एम नॉट अ पर्सन हु विल dump my life into your work and struggle for you. You should struggle for yourself. You did not come only. What should I do? बहुत प्रोफेशनलिज्म भाई। इतने डेट से पहले जिसके पेपर आएंगे उनका रिटर्न्स 31 तक जाएगा, इसके बाद जो आएगा वो कुछ भी हो जाए, मैं खाली भी बैठूँ, मैं आपका काम करने वाला नहीं हूँ। 31 अगस्त के बाद 5-5 हज़ार पेनल्टी भरो गवर्नमेंट को, कुछ तो पब्लिक का बेनिफिट होगा, और कहीं ना कहीं उसके बाद ही मैं काम करूँगा, समझे मेरी बात? तो अब मुझे बताओ, क्लाइंट इज टेलिंग प्लीज परफॉर्म, मतलब पेपर तो दो, नहीं बस भर दो फाइल, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। बस आप एक काम कर दो ना, भर दो ना, मतलब अरे भरना तो पैसे तो भेजो टैक्स का, नहीं वो तुम भर दो, मतलब जब तक तुम पेपर और टैक्स और फीस नहीं देंगे तब तक ना आपका रिटर्न जाएगा ना मैं कुछ करूँगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि करना है कि डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में यार, कभी उठते सुठते कुछ भी थोड़ी ना, ऐसे तो फिर काम कभी खत्म ही नहीं होगा लाइफ में, अपनी लाइफ चलती रहेगी, रात भर काम करते रहेंगे, कब अपना लाइफ रहेगा? समझ में आया मेरी बात? तो माई परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन माई क्लाइंट्स परफॉर्मेंस। जब तक वो डॉक्यूमेंट, टैक्स और फीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन आता ही नहीं मुझे काम करने के लिए, समझे? जब तक वो टैक्स, फीस एंड पेपर्स नहीं देगा तब तक मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा। कैन द क्लाइंट टेल दैट तुम्हारी गलती, तुम भरो, तुम टैक्स भरो, तुम फाइल करो, हम डॉक्यूमेंट नहीं भी दे तो क्या हुआ, कुछ तो भरो। आई एम नॉट लाइबल फॉर परफॉर्मेंस। सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा बेटा कि शिपिंग कंपनी को हमने शिपिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, और शिपिंग कंपनी ने बेसिकली क्या हुआ कि वो यहाँ से इंडिया से माल लेके जाने को रेडी है, समझे मेरी बात? बट जब तक क्लाइंट गुड्स नहीं देगा तो शिपिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। बट अगर क्लाइंट ने गुड्स नहीं दिया, कैन द शिपिंग कंपनी फाइल अ केस फॉर डैमेजेस? यस, 100% यस। तो म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट है, एक पार्टी परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरे पार्टी से परफॉर्मेंस डिमांड आगे दिन में। अभी क्या हो गया, एक कॉल है सुबह क्लाइंट का, मजा आया बहुत, परसों रात को घर पे आया, सर आओ क्या? मैं देख भाई, पहली बात तो तू घर पे आ रहा है तो उसमें मैं तेरे को रात को तो घर पे नहीं आने दूंगा, तू नीचे सोसाइटी में आ जा, हमारा पर्सनल लाइफ रहता है, जहाँ पर तू रात को 11 बजे आ रहा है तो इट डजेंट मेक अ सेंस। तो बोले सर मैं आता हूँ मिलने के लिए, 2 मिनट आया, रात को 11 बजे सोसाइटी के बिल्डिंग के नीचे आके खड़ा हो गया। बोला आप बोल भाई, बोले रिटर्न फाइल करना है। बोला देख जमा तो करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा, समझे? मैं मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव टू बी वर्क, कल वो देकर जाएगा और मेरा हो जाएगा, और नहीं हुआ तो कल मुझे बोलेगा आप भरो पेनल्टी, आपने बोला तो हो जाएगा, समझे मेरी बात? तो इफ़ पॉसिबल आई विल डू इट, आई विल नॉट डू इट। आज सुबह कॉल आया, सर वो पेपर सब सही है क्या? बोला भाई तू रात को पेपर दे गया है, मैं अभी तो क्लास में हूँ, मैं देखूंगा। नहीं सर वो कल लास्ट डेट है। मतलब मुझे तुझसे पहले पता है कि कल लास्ट डेट है, मुझे क्या बता रहा है? नहीं सर कुछ लगा तो बताना, कुछ पेपर कम रहा तो बताना। मतलब कल सुबह कॉल आएगा, उठाना, नहीं उठाया तो तू गया, समझे मेरी बात? क्योंकि पेपर्स में क्या है, क्वेरीज कुछ रहेगी तो मैं एक बार बैठूंगा तो फटाफट सब स्टडी करके करूँगा ना। अब वो उसको फ़ोन कर रहा हो, वो कॉल बैक होगा, फिर बताएगा, नहीं होता है, समझे मेरी बात? तो अब मैंने कल उठकर उसने सपोज उसने मेरे क्वेरीज क्लियर नहीं किए, तो माई परफॉर्मेंस इज डिपेंड अपॉन हिज परफॉर्मेंस। तो क्या आई एम लाइबल टू परफॉर्म और नॉट लाइबल टू परफॉर्म? नॉट लाइबल टू परफॉर्म, कहानी खत्म। करेक्ट, लिखो नीचे। If performance of one party depends upon if performance of one party depends upon if performance of one party depends upon prior performance of other party, depends upon prior performance of other party, and if
first party failed to perform, first party failed to perform, first party what? Failed to perform, then he cannot demand performance from other party. Then he cannot demand performance from other party. Cannot demand performance from where? Other party. Okay. Acha, can other party claim damages? Yes. If first party failed to perform, then he cannot demand performance from other party. मेरा client अगर fail to perform, he cannot demand performance from me. But can I claim damages from my client? Yes. समझे मेरी बात? आगे लिखना next point. The other party can claim damages. The other party can claim damages. Other party can claim damages. अब एक पार्टी काम करने को रेडी है, बट दूसरा पार्टी उसके काम में दखल डाल रहा है, या उसके काम को पूरा करने नहीं दे रहा है, या उसके काम को रोक रहा है. तो मुझे बताओ, जो पार्टी काम करने को रेडी है उसकी गलती है या नहीं है? नहीं है. एंड कैन ही क्लेम मनी फ्रॉम द अदर पार्टी? यस. समझे मेरी बात? करेक्ट है. तो इन शॉर्ट, वन इज प्रिवेंटिंग द अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग. एक दूसरे पार्टी को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है काम करने से. तो जो रोक रहा है, ही इज लाइबल टू पे डैमेजेस टू द पार्टी हु इज रेडी टू परफॉर्म. क्लियर बात होगी? सिंपल बात है. देखो एग्जाम्पल देखते हैं. सैम एंड डैम कॉन्ट्रैक्ट दैट डैम शैल एग्जीक्यूट सर्टन वर्क फॉर डैम फॉर रुपीज. Sam shall execute Dam shall execute certain work of Sam for rupees 1000. Sam और Dam में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. Dam कुछ काम करेगा किसके लिए? Sam के लिए. और कितना पैसा लेगा बेटा? 1000 रुपये. अब Dam is ready and willing to perform, but Sam prevents him from doing so. जानबूझ के रोक रहा है, अब पलट गया है, उसको काम करवाना नहीं है. समझे मेरी बात? The contract is voidable at the option of Dam, and if he elects to cancel it, he can claim compensation from Sam. In short, दो पार्टी है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को काम करने से रोक रहा है, तो जो पार्टी को रोका है उसके हाथ में है कि कंटिन्यू कर या कैंसिल कर. और अगर ये पार्टी कैंसिल भी करता है, ये पार्टी दूसरे पार्टी से डैमेजेस क्लेम कर सकता है. कहानी खत्म. तो फोर्थ रूल, इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस. इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस, एक ही पेन है. अच्छा. इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस. When one party prevents the other, where one party prevents the other, where one party prevents the other from performing his promise, one party prevents the other from performing his promise, then other party can claim damages. Then other party can claim damages. That's it. अभी ना एक पार्ट लीगल है और एक पार्ट इलीगल है. सपोज मैंने मेरा घर दिया लांबा को, और लांबा को बोला अगर तू रहने वाला है तो रेंट है 10,000, और तू उधर गैम्बलिंग का बिजनेस चालू करेगा तो रेंट है 50,000. इफ़ यू स्टे देयर 10,000, इफ़ यू गैम्बल देयर देन काला बाजारी. ठीक है ना बात? तो यहाँ पर इफ़ यू गैम्बल देयर, गैम्बलिंग का बिजनेस करेगा उधर बैठ के, तो रेंट 50,000 देना पड़ेगा. एक लीगल है और एक इलीगल है. तो कैन आई डिमांड लीगल पार्ट? यस, बट आई कैन नॉट डिमांड. अब बोले सर ऐसे कैसे? आप कोर्ट में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे, एक में लीगल एक इलीगल, ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट ओरली होगा. करेक्ट है बात? बट मैं बोलूँगा भाई मैंने फ्लैट रेंट पे दिया तो उधर रहा, मुझे रेंट है. कैन आई डिमांड मनी? यस. लीगल पार्ट एनफोर्सेबल है, इलीगल पार्ट एनफोर्सेबल.
कहानी खत्म. रूल नंबर 5 एंड द लास्ट रूल. 4 है 5 है? पहला क्या था? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस. सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट. फोर्थ क्या है? प्रिवेंटिंग फ्रॉम परफॉर्मेंस. एंड फिफ्थ इज प्रॉमिस टू डू लीगल एंड इलीगल थिंग्स. प्रॉमिस टू डू legal and illegal things. Promise to do legal and illegal things. Okay. तो promise to do legal and illegal things. अब यहाँ पर सिंपल बात है कि लीगल पार्ट के लिए एनफोर्सेबल है. रीड करते हैं, देखो ड्राफ्टिंग क्या बोल रहा है. Where the person reciprocal promises firstly to do certain things which are legal and secondly which is to do certain which is illegal, then first set of promises is a contract but second is a void agreement. Legal part is valid and illegal is void or illegal. समझे मेरी बात? तो यहाँ लिखना है, if promises contain first set which is legal, promise contain first set which is legal, promises contain first set which is legal and second set which is illegal, and second set which is illegal, then first set of promise are contract. First set of promises are contract. First set of promises are contract and first set of promises are what? Contract, and second set is void agreement. Second set is void agreement. सेकेंड सेट इज वॉइड एग्रीमेंट. सिंपल है. एक लीगल है और इलीगल है. लीगल पार्ट के लिए आप लड़ सकते हो, इलीगल के लिए नहीं. सिंपल है. यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, एक बार लिखना नहीं. ए एंड बी एग्री दैट ए शैल सेल बी अ हाउस फॉर 10,000 बट दैट इफ बी यूजेज इट फॉर गैम्बलिंग इट ही शैल पे ₹50,000. नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड द रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. सिंपल हो गया. ठीक है. तो कैन ही फाइल अ केस फॉर 10,000? यस. बट कैन ही फाइल अ केस फॉर 50,000? नो. ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोमिसेस खत्म. अब कॉन्ट्रैक्ट का एक ही पार्ट बचा है जो शायद मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ा है. हैव आई टॉट यू कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट? ओल्ड स्टूडेंट डन, बट न्यू स्टूडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ ना? तो जिन चेक करो एक बार. हाँ, डिफरेंस ही पढ़ना है. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट. न्यू वाला कुछ चेक तो करो. ए छोटी बोतल दे मेरे को यहाँ से. दे चेक करो प्लीज. पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना. चलो, तो लास्ट पार्ट छोटा सा है, खत्म करके एंड करेंगे. कब हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हुआ है. चलो, तो लिखो वहां पे नीचे लास्ट पार्ट. पहला हेडिंग लिखना है, 2 कॉलम बनाने. पहला कॉन्ट्रैक्ट लिखना है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, CONTIN. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पहला कॉलम. बेटा 2 कॉलम बनाने हैं. 2 कॉलम बनाने हैं. डिफरेंसेस के कॉलम है. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है वेजरिंग एग्रीमेंट. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा कॉलम वेजरिंग, वेजर WAGERING, वेजरिंग एग्रीमेंट. हेडिंग लिखा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट. गणपति बापा पधार रहे हैं, है ना? कुछ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट. ओके. अब
कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है और वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है बेटा इंश्योरेंस। एक्सीडेंट हुआ तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। डेथ हुआ तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मेडिकली चैलेंज हो गए तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो। हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, कुछ हुआ या नहीं हुआ, उसके ऊपर शिप सही आया तो डूब गया तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्टिंजेंट। तो कॉन्टिंजेंट के नीचे एग्जाम्पल लिखो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस गणपति के टाइम बहुत अच्छे प्रसाद आते हैं, ठीक है ना बात, लाते रहना बेटा घर से, ठीक है। इंश्योरेंस, अरे नहीं मजाक नहीं, मैं भी लाऊंगा ना आप लोग के लिए, ऐसे क्या है, सबके लिए लाऊंगा मैं, ठीक है ना। क्या क्या पार्टी नहीं रहे, प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद ही पार्टी समझ लेना, ठीक है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ लिखना एग्जाम्पल वेजरिंग में आएगा बेटा बेटिंग, सट्टा लगाना, सट्टा खोर लिखो। बेटिंग 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 हुआ है? अरे ओल्ड स्टूडेंट का हुआ है यार, बाकी लोग का नहीं हुआ है। कितने लोग का हुआ है बेटा? हाथ ऊपर, बस, बाकी पूरी क्लास का हाथ नीचे, ठीक है ना बात। तो इंश्योरेंस एंड बेटिंग। मुझे बताओ इंश्योरेंस इज अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड। तो वहाँ नीचे सेकेंड पॉइंट लिखना, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान नहीं है तुम्हारा इंश्योरेंस के नीचे, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे लिखना है इट इज वॉइड एग्रीमेंट। इट इज वॉइड एग्रीमेंट। ओके, मुझे बताओ इंश्योरेंस इज गुड फॉर सोसाइटी और बैड फॉर सोसाइटी? बट बेटिंग इज गुड और बैड? बैड है। देखो आप थर्ड पॉइंट, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। कार्तिक हंस रहा है, बहुत पैसे कमाए उसने। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। कौन सा अच्छा है सोसाइटी के लिए, है ना? इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, समाज के भलाई के लिए। बट समाज के भलाई नहीं, अगेंस्ट घर बर्बाद हो गए लोगों के। देखो लोग बैटिंग को गलत सेंस से लेते हैं। बैटिंग को एज अ सोर्स ऑफ इनकम समझ रहे हो तो गलत है। बैटिंग को एज अ टाइम पास समझ रहे हो कि चलो एज अ गेम समझ रहे हो तो बात अलग है। समझे मेरी बात? करेक्ट। तो यहाँ लिखना नीचे सेकेंड पॉइंट, इट इज अगेंस्ट पब्लिक। इट इज अगेंस्ट पब्लिक। इट इज अगेंस्ट पब्लिक। अब इंश्योरेंस, सपोज मैं बोलता हूँ कि एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ कि जो भी होगा, एग्जाम्पल किसका ले रहा था मैं, राखी, ठीक है ना। राखी मर गई तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब मुझे बताओ राखी के जिंदा रहने से या मरने से मेरा क्या संबंध? समझे मेरी बात? इसके बाद समझना मेरी बात एक तरीके से। बट अगर एग्जाम्पल है कि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, एग्जाम्पल मेरा कार एक्सीडेंट हो तो मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। दुआ में याद रखना भाई, ऐसा मत करो, जिंदगी बहुत बाकी है। हाँ, तो मुझे मेरा कार एक्सीडेंट हुआ तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो मुझे समझना मेरे बाजू वाले का कार एक्सीडेंट तो मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। इंश्योरेंस में आप खुद इन्वॉल्व रहते हैं, आपकी फैमिली इन्वॉल्व रहती है, या आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है। बट बेटिंग किस पे भी हो सकता है। राखी मरे तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं मरे तो मैं दूंगा, ऐसा। तो बेटिंग खुद पे भी हो सकता है या किसी और पे भी हो सकता है। बट इंश्योरेंस में हम खुद इन्वॉल्व रहते हैं। बरोबर है क्या नहीं? हाँ, बेटिंग इलीगल नहीं है। क्यों रहता है? नुकसान क्यों नहीं है? एक काम कर, बेट कर दो। अगर मैंने आज टॉपिक खत्म किया तो तुम मुझे 1 लाख देगी, नहीं खत्म किया तो मैं तुझे 1 लाख दूंगा। नुकसान हो रहा, तेरा नुकसान हो रहा है ना, मैं तो टॉपिक खत्म करूंगा आज। मिल रहा है बट देना भी तो पड़ता है ना। मिलने वाला पता है, देने वाला। एक काम करो, बेट लगाते हैं। लगाना है क्या? लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको। हाँ बोलो। हाँ, अगर मैंने बैच खत्म होने से पहले पार्टी दी तो आप सब 200-200 रुपए देंगे, और अगर बैच के बाद दी तो मैं आप सबको 200 दूंगा। चलो बेट लगाना है क्या? चलेगा? एडवांस पैसा आ चाहिए भाई। अरे बेशरम, ऐसा करूंगा क्या? चलो बोलो।
अरे नहीं रे, वो बातें नीचे की बातें नीचे रह रहे, बता। शिव 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 शिव। हाँ बोलो, क्या करना है? तो किसका फायदा किसका नुकसान? मेरा फायदा और आपका नहीं, सबका फायदा है क्या? किसका नुकसान है और किसका फायदा है? क्रिकेट के टाइम लगाते हैं, हाँ। क्यों पकड़ते पुलिस? गलत है ना? अरे मुझे बता, बैटिंग में तुमने प्रोडक्टिव कुछ किया क्या? लाइफ में पैसा किस चीज़ का लेना चाहिए? मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं बेसिकली बुक्स बना रहा हूँ, मैं बेसिकली क्या कर रहा, पीपीटी बना रहा हूँ, मैं 4 लोगों को नोट्स बांट रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ। कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी होना चाहिए। कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी बस पैसा ले रहे दे रहे, दैट इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। समझे मेरी बात? तो नीचे लिखना वहाँ पे। हाँ हाँ, सिर्फ बैटिंग आता है। और क्या आना चाहिए आप बताओ? सिर्फ बैटिंग, सिर्फ इंश्योरेंस, 100%। यस, चलो तो लिखो आप थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखना, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज इन्वॉल्व इन द फ्यूचर इवेंट। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैव इंटरेस्ट इन द फ्यूचर इवेंट। चेंज किया मैंने, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैव इंटरेस्ट इन द फ्यूचर इवेंट। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैव इंटरेस्ट इन द फ्यूचर इवेंट। इंश्योरेंस का पैसा मेरे रिलेटेड कुछ रहेगा तो मिलेगा। सचिन को कुछ हो गया तो मुझे मिलेगा क्या? शाहरुख खान को कुछ हुआ तो मुझे मिलेगा क्या? बाबा जी का मैंने पॉलिसी निकाला कि अगर शाहरुख खान 60 से पहले मरा तो मुझे पैसा दो, नहीं मरा तो मैं दूंगा। तो ये हो गया बैटिंग, ये हो गया बेटा बैटिंग। मैंने पॉलिसी लिया कि शाहरुख खान को कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 5 करोड़ देगा। बोलेंगे आपका क्या लेना देना? समझे मेरी बात? तो मैं खुद इन्वॉल्व रहूँगा या मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहेगा तो ही इंश्योरेंस होगा। बट बैटिंग किसी पे भी हो सकता है, मेरे पे भी हो सकता है, आप पे भी हो सकता है, मैं किसी और पे भी कर सकता हूँ, मैचेस पे कर सकता हूँ। आज शाम को बारिश हुई, आज शाम को बारिश हुई तो आप मुझे 100 रुपये देंगे और नहीं हुआ तो मैं आपको दूंगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो सब 100 रुपये देंगे और नहीं हुआ तो मैं मिलके 100 रुपये दूंगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बारिश का अपना क्या लेना देना है? आप बोले सर अपन भीग गए तो क्या? वैसा नहीं, बट आपका रियली कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो लिखो यहाँ पे नीचे, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मे और मे नॉट, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मे और मे नॉट हैव इंटरेस्ट इन फ्यूचर इवेंट। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मे और मे नॉट हैव इंटरेस्ट इन फ्यूचर इवेंट। बराबर है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मे और मे नॉट हैव इंटरेस्ट इन व्हाट? फ्यूचर इवेंट। ये बात क्लियर हो गया? नहीं समझे क्या? एक सेकेंड मुझे बताओ, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल क्या है? इंश्योरेंस। वेजरिंग में बैटिंग। इंश्योरेंस इज गुड और बैड फॉर सोसाइटी? एंड बैटिंग इज बैड फॉर सोसाइटी। उसके बाद मुझे बताओ, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी खुद इन्वॉल्व है या थर्ड पार्टी कुछ भी लेना देना है? खुद इन्वॉल्व रहता है, खुद का इंटरेस्ट है, कुछ लेना देना है। बट बैटिंग किसी पे भी हो सकता है। और एक बात समझना, बैटिंग का जो पैसा है वो कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन है या रैंडम मनी है? और हम दोस्तों में लगाते हैं, देख तू हार गया तो पार्टी देना है तो नहीं देना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कैडबरी खिलाना तो नहीं खिलाना, ऐसा होता है ना? अब उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो रैंडम नंबर होता है। बट जो इंश्योरेंस है इसमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। कितना प्रीमियम, क्या एज है, क्या अभी प्रेजेंट एज क्या है, कितने सालों की पॉलिसी है, आपका मेडिकल इश्यूज है नहीं है, वो सब देखते हुए एक्चुअल कैलकुलेशंस के बाद ही आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाता है। समझे मेरी बात? करेक्ट? तो फोर्थ पॉइंट लिखता है। फोर्थ पॉइंट में क्या है? फिफ्थ पॉइंट जो भी रहेगा, फिफ्थ पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम इज बेस्ड ऑन, दोनों ब्लैंक दिख रहे हैं, लिखो रे, जो भी है लिखो। इंश्योरेंस प्रीमियम इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक कैलकुलेशंस। इंश्योरेंस प्रीमियम इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक कैलकुलेशंस। बराबर है? साइंटिफिक कैलकुलेशंस यहाँ पे लिखेंगे।
betting is based on random calculations. Betting is based on random calculations. कितने लोग अभी तक हाईएस्ट बेट जीते हैं? होता है ना, फ्रेंड्स में होता है ना, फ्रेंडली बेट बोल रहा हूँ मैं आपको ये नहीं बोल रहा यहाँ से कोई जुआरी है, घोड़े पे पैसे लगा रहा है, टफ क्लास में बैठा है, पैसे गिनते बैठ रहा है, वो नहीं वाला बोल रहा हूँ मैं। नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली बेट लगाते हैं और फ्रेंडली बेट लगाते हैं। वो कितने लोग ने हाईएस्ट कुछ जीता है? पैसा या गुड्स, एनीथिंग? हाँ, जीतते बट मिले नहीं है। हाँ वो देख लेंगे ऐसा टाइप, बट फिर सही में मिला है। क्या मिला रे बात को? 5,000। इतना तो मेरा टर्नओवर भी नहीं है एग्जाम है। और 5,000 कैसे? क्या प्रथमेश, एक मिनट सुनो सुनो। हाँ फ्रेंड की शादी? इतनी जल्दी फ्रेंड की शादी? सीनियर फ्रेंड, नियर बाय नेबर फ्रेंड, ओके। शी गॉट मैरिड? बड़ा लाइट वीट कहाँ बंद है? बंद किया है कि कर रहे? क्या कर रहे? चालू ही नहीं किया है क्या? माहौल क्रिएट कर रहे? कुछ भी मत करना बेटा ऐसे। बेटा लाइट लगाओ, लाइट लगाओ, ऐसे कुछ भी क्या कर रहे हो? सही में अंदर लाइट लगाओ। क्या कर रहे हैं? बारिश आ रही है क्या? बारिश आ रही है अंदर? नहीं ना, पर्दे बिरदे बंद करके बैठ गए। क्लासरूम है कि घर है? अरे सुनो ना यार, 18 साल में शादी हो रही, सुनो ध्यान से। हाँ क्या लिए थे? सूट लिया था, ओके। हाँ देते हैं। हाँ बेट हुआ, 2 ब्लेजर्स दिए थे, तो कौन सा पहनेंगे? ओ माय गॉड, इतना ऑब्जर्वेशन। ओके नाइस। और बोलो, और कोई? प्रथमेश, प्रथमेश ही बेट में आया है जीत के। क्या हुआ है? ड्रीम 11 है भाई, मेरा एक क्लाइंट है, बाद में मिलता हूँ, बाद में बता दें। और बोलो, बस दैट्स इट। चलो ठीक है, सुनो मेरी बात प्लीज प्लीज। अब 2 से 5 मिनट शांति, मेरे को टॉपिक खत्म करने दो सही ढंग से। पक्का? कौन से जमाने में यार, बीमार किसको बोलते पता है क्या? जो हॉस्पिटलाइज्ड है। आप लोग इस उम्र में बीमार क्या होगा? ज़्यादा सर्दी खांसी या कुछ रहेगा, ज़्यादा उतना क्या, इतना का बस गए, खत्म हो गए। क्या है ये? ऑल ओके बेटा, कोई सदमा तो नहीं बेटा ना? बस फिर भी बीमार नहीं, चकाचक है तो एकदम। सुन मेरी बात ध्यान से यार, छोटी छोटी बातें पॉइंट्स बन सकती है। सुनो, सबसे पहले मैं जो कंक्लूड करने जा रहा हूँ, इंश्योरेंस इज वैलिड एंड बेटिंग इज नॉट वैलिड और वॉइड। दिस इंश्योरेंस इज गुड, बेटिंग इज अगेंस्ट सोसाइटी। इंश्योरेंस कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस एंड बेटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन एनी बेसिस। इंश्योरेंस में जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो खुद उस इवेंट में या उसका कोई लेना देना है उस इवेंट में, बट बेटिंग किसी पर भी हो सकता है। समझे मेरी बात? यहाँ तक 4 पॉइंट हो गए। अब कितने 5 हुए? और एक कौन सा पॉइंट हुआ है? हाँ एग्जाम्पल वाला पॉइंट। 5 पॉइंट हो गए। एग्जाम्पल आ गया आपको, इंश्योरेंस एंड बेटिंग, ये 5 पॉइंट हो गए। आप 6th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखना नहीं, सुनो पहले, समझो कि अगर मैंने कार इंश्योरेंस लिया और मैंने बोला कि मेरे कार को कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो यहाँ पर कार को कुछ हुआ ही नहीं, 10 साल हो गए, एग्जाम्पल, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, फिर भी मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर इवेंट हो या ना हो, फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना है किसके बीच में बेटा? मेरे और
इंश्योरेंस, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए बट रिसीट नहीं दिया, कैन आई फाइल अ केस ऑन इंश्योरेंस कंपनी? यस। वो बोलेंगे सर कार एक्सीडेंट का हुआ तब देंगे रिसीट, ऐसा नहीं, वो फ्यूचर इवेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, फ्यूचर इवेंट इज सेकेंडरी। बट बेटिंग में सपोज मैं बोलता हूँ इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ और इंडिया जीता तो मैं पैसा दूंगा, नहीं जीता तो आप देंगे, बट मैच ही कैंसिल हो गया तो ना आप पैसे देंगे ना मैं आपको पैसे दूंगा। फ्यूचर इवेंट इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट। बट फ्यूचर इवेंट ही नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू, कैंसिल कैंसिल। बट कार एक्सीडेंट नहीं हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू। समझे मेरी बात? तो एक तरीके से इंश्योरेंस में, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर इवेंट इज नॉट एसेंशियल बट कोलैटरल, बट बेटिंग में फ्यूचर इवेंट इज एसेंशियल। इवेंट ही नहीं हुआ तो कहानी खत्म, बेटिंग कंटिन्यू होगा ही नहीं। समझे मेरी बात? तो नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर इवेंट इज कोलैटरल, फ्यूचर इवेंट इज कोलैटरल, और यहां पे लिखना है फ्यूचर इवेंट इज एसेंशियल, फ्यूचर इवेंट इज एसेंशियल। अच्छा, इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि प्रॉफिट हो गया मेरे को 2 लाख का, नहीं, वहां पे लॉस कंपेंसेशन देना ही हमारा इंटेंशन है। ऑब्जेक्ट क्या है इंश्योरेंस का? टू कंपेंसेट द लॉस। बट बेटिंग में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बस टू गैम्बल एंड मेक मनी। करेक्ट? तो नीचे लिखना है ऑब्जेक्ट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉसेस, object is to protect from losses, object is to protect from losses, यहां पे लिखना object is to gamble and make money, object is to gamble and make money। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू।